अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लाइव्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। गाइज़, आज का कॉन्सेप्ट बेसिकली पूछा गया वो सवाल है जो हमारे एक मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर की तरफ से है और वो हमारे लॉ एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं। उनकी तरफ से ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्डर 39 ऑफ सीपीसी ये क्या है और इसकी फर्दर काइंड्स जो एक्सप्लेन की गई हैं सिविल प्रोसीजर कोड में वो कौन कौन सी हैं। नाजरीन, पहले तो हम बेसिकली 39 को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 39 और ये अब इसका सीपीसी में रोल क्या है। देखिए कि इसमें बेसिकली जो एक्सप्लेन किया गया है इंजेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है और सब वैसे ही इंजेक्शन हुक्म इम्तनाई और ऐसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी अवेलेबल है जहाँ पे ये रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कि कोई भी डिस्प्यूटेड मामला हो तो जब तक उसका फैसला हो नहीं जाता बोथ पार्टीज़ और मोर देन टू और मोर पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ उस केस का हिस्सा हैं या उस डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट के साथ जो जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सब को रोक दिया जाता है कि जब तक ऑन मेरिट कोर्ट का डिसीजन आके जो बेसिकली गरीब पर्सन है, अग्रीव्ड पर्सन है, उसको रेमेडीज़ मिल ना जाए तब तक सारी पार्टीज़ को बाउंड कर दिया जाता है। अब बात आ गई हुक्म इम्तनाई इंजेक्शन की, स्टेटस को की। 39 का जो अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करेंगे वो स्टेटस को यूज़ करेंगे। क्यों स्टेटस को यूज़ करेंगे? बेसिकली दैट इज़ द लैटिन टर्म जिसका मकसद है कि स्टेटस जो का तो कायम करना, अमन कायम कर देना। इसके जो क्रॉस रेफरेंस हैं वो हम मजिस्ट्रेट जो पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट है उसमें भी अवेलेबल है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ये अवेलेबल है। चूँकि आज हमारा कॉन्सेप्ट आर्डर 39 है तो हम उसकी हद तक बात करेंगे। इसकी जो कमिंग वीडियो है उसमें मैं मज़ीद ब्रीफिंग्स दूंगा, साथ में जो स्पोर्टिव केस लाज हैं परमानेंट इंजेक्शन के लिए या टेम्प्रेरी इंजेक्शन की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके स्पोर्टिव केस लाज मैं इंशाल्लाह अपने कमिंग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले तो हम बात करेंगे आर्डर 39, जैसा कि मैंने बता दिया कि दैट्स अबाउट द स्टेटस को टू मेंटेन स्टेटस को बिटवीन द पार्टीज टू इंटरफेयर द राइट ऑफ एनीवन। ये उसकी बेसिकली आ गई अब प्योर डेफिनेशन। उसके साथ आगे आगे आर्डर 1 एंड 2 बेसिकली स्टेटस को की दो किस्में हैं, परमानेंट इंजेक्शन एंड टेम्परेरी इंजेक्शंस। टेम्परेरी इंजेक्शन नाजरीन आ गया आर्डर 1 में 39 रूल 1। इसकी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन दी जाती है, इसका डायरेक्ट दावा दायर नहीं होता। एप्लीकेशन क्या देंगे? हम दरख्वास्त बराए हुक्म इम्तनाई आर्जी। और ये दरख्वास्त कैसे डील होगी? इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि ये कभी भी अकेली इंटरटेन नहीं हो सकती। इसके साथ रूल नंबर 2 को भी हमने साथ में इसके कंपेल करना है, उसको जोड़ के रखना है, उसके साथ उसको कंपेल बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट करना है। अब बताते हो हजूर से अमर भी मांगा गया, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी हमें वहाँ पे रेमेडीज़ रिक्वायर्ड थी, जो हमें किसी दूसरे बंदे की वजह से नुकसान हो रहा था, हमने उसकी रेमेडीज़ डिमांड की कोर्ट से। उसके साथ अब दरख्वास्त आ गई हुक्म इम्तनाई आर्जी की। अब हमने 2 को पढ़ना है 1 के साथ। ये क्लियर हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, permanent injections and temporary injections. The application of the temporary injections cannot be filed before any honorable court until you may not file the pure case about the any kind of dispute related to immovable property or movable property where status quo is required before the jurisdiction of honorable court. अब मामला आ गया, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? आर्डर 39 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, प्राइमा फिशाई केस होना चाहिए। प्राइमा फिशाई केस क्या होना चाहिए कि हकीकत पर मुबनी होना चाहिए। झूठा मूठा वो कोई भी फैक्ट्स बना के कंसीलिंग द ट्रू फैक्ट्स बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, यू कैन नॉट फाइल एनी केस बिफोर द कोर्ट। ये इसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट पे है वो आ गई प्राइमा फिशाई केस, ये होना चाहिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू फुलफिल बिफोर द कोर्ट फाइलिंग द केस अबाउट एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, देयर शुड बी बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। और जो तीसरे वाला है वो प्राइमा फिशाई के बाद जो मैंडेटरी एक और एलिमेंट आता है वो होता है इरिपेयरेबल लॉस। जो आर्डर 39 रूल 1 को मज़ीद स्पोर्टिव लेके आता है आर्डर 1 के रिलेटेड। रूल आर्डर 39 रूल 1 के रिलेटेड वो आ गया इरिपेयरेबल लॉस। इरिपेयरेबल लॉस मतलब नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। हुक्म इम्तनाई हासिल करने के लिए ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले प्राइमा फिश दैट शुड बी प्राइमा फिशाई केस।
then balance of inconvenience and irreparable loss. These are the mandatory requirements for filing हुक्म इम्तनाई बिफोर द कोर्ट। ये नाजरीन आज का कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ जो फर्दर एप्लीकेशंस दी जाएंगी, लेट्स सपोज कि अब डिस्प्यूट एक बंदे का नहीं, उसमें 8 से ज़्यादा मुद्दई बन रहे हैं, यानी कि मुश्तरका खाता है या कोई भी दीगर अहलियाने दे की तरफ से, यानी कि विलजर्स का एक मुबैना तौर पे डिस्प्यूट बन गया है, तो उसके लिए एक मज़ीद एप्लीकेशन देनी पड़ती है आर्डर 1 रूल 8 की 18, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है और अक्सर मिस्टेक्स ये हो रही होती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। जो न्यू कमर लाइव्स हमारे होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं और वो केस फाइल कर लेते हैं, हुक्म तो नहीं तो मिल जाता है, लेकिन आगे जो उसका ट्रायल होता है उसमें जाके वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बगैर पब्लिक एट लार्ज का मैटर कोई भी डील नहीं कर सकता। ये सेटल्ड लॉ है, रिटन लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, और उसके ऊपर अ लॉट ऑफ केस लॉज आई हैव। व्हेन यू हैव फाइल्ड द केस अबाउट द पब्लिक एट लार्ज वर्सेस सो एंड सो, तो आपने एप्लीकेशन ऑफ आर्डर 1 रूल 8 की मैंडेटरी देनी है टू अपॉइंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। एक तो मामला ये हो गया। और इसके साथ साथ जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जो हमारे न्यू कमर लाइव्स होते हैं वो थोड़ी सी उनमें हेजिटेशन होती है कि एक जज साहब के साथ उन्होंने महवी गुफ्तगू कैसे होना है, कि जज को अपने जो बेसिक लॉ पॉइंट्स हैं या जो उन्होंने फैक्ट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं केस में वो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन करने हैं, इसके ऊपर काफ़ी वीकनेस होती है। देखिए कि हमारे सीनियर ये अक्सर हमें सिखाया करते थे कि जज बिल्कुल ब्लाइंड है, आपने उसको असिस्ट करना है। असिस्ट करने के लिए लाजमी है कि आप उसको कॉम्प्लिकेट ना करें, उसको कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स नहीं आपने उसके सामने रखने। ये कह लें कि आर्ग्यूमेंट की टीम में आपको देने लगा हूँ जब भी आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं, ख्वाह मुद्दई की तरफ से या मुद्दाला की तरफ से। जब आप कोर्ट में पेश होने के लिए खड़े हुए हैं, आपके पास आपकी फ़ाइल है, आपने दावा लिखा है या आपने जवाब दावा लिखा है, कोशिश करें कि वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार ना हो, वहाँ भी उसको शशोपंज में मुब्तला ना करें। आपने फैक्ट्स को जामिया वर्ड्स में लिखें। उसके बाद जो वर्डिंग आपने यूज़ करनी है आर्गुमेंट में वो बड़ी आपकी मैच्योर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जज को इंटरेस्ट दिलाएं कि वो आपकी बात को सुने और समझे और उसको मज़ीद कैरी ऑन करते हुए आपको जजमेंट की तरफ लेके वो जाने के लिए कामयाब रहे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपके इनिशियल एक्सपीरियंस में या जो भी हमें देख रहे हैं, सीनियर लायर्स भी हमें माशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। आपने ये नोट किया होगा कि जैसा आप आपकी बात सुन रहे होते हैं और 2-3 मिनट गुजरते हैं या 5 मिनट गुजरते हैं, तो वो पेन पकड़ के साथ ही वो पिन पॉइंट जो है ना वो ऐसे नोट करना शुरू हो जाते हैं। वो जब नोट कर रहे होते हैं ना, तो तब उनका इंटरेस्ट बन रहा होता है आपके फैक्ट्स के अबाउट। और एक मिस्टेक आप फिर कर देते हैं, जब भी आप उसमें जज साहब को ऐसे ऐनक उतार के या जज साहब का पेन दोबारा रुकवा लेते हैं ना, तब 100 में से 80% आप उसको अपने एंगेस्ट कर चुके हुए होते हैं। ये गेस्चर आप नोट किया करें। एक अच्छा वकील कॉन्शियस होता है कि जो उसने अपने गिरदोनवा में होने वाले एलिमेंट्स होते हैं ना उनको लाजमी उसने नोट करना होता है। तो ये चीज़ आप लाजमी नोट करें कि जज साहब का इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। जज का टेस्ट होता है, आपने उसको राज़ी करना है। कैसे राज़ी करना है? आपने लॉ पॉइंट्स के साथ राज़ी करना है। देखिए कि जो कॉम्पिटेंट जज होते हैं ना, जज भी ज़ाहिर बात है पहले वकील था तभी वो जज बना है। जो बेसिक लॉ पॉइंट्स होते हैं ना उनकी रिसर्च आपने उतनी करते जितनी वो जुडिशरी कर रही होती है ऊपर बैठ के, क्योंकि उन्हीं से ये आर्डर पास हो रहे होते हैं। और आपने तो महीने में एक केस वैसा करना है, उनके पास डेली के वो वैसे केसेस जा रहे होते हैं। आप लॉ पॉइंट्स को लाजमी क्लियर करें कि ये मेरा मसला बना है, ये प्राइमा फेशियाई फैक्ट है कि जिसको मैं कोर्ट में लेके आया हूँ टू प्रूव और डिसप्रूव कि ये मैंने साबित करना है या ये मैंने गलत साबित करना है, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है या ये मेरा नुकसान हो रहा है। अगर ये मामला ऐसे ना हुआ तो मुझे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, सो एंड सो। जो भी आप किसी भी किस्म किसी भी नौयत का केस मार्केट अदालत हज़ूर में लेके आते हैं, तो जज को लॉ पॉइंट चाहिए। सबसे पहले स्टैचूज, जो स्टैचुटरी राइट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। आफ्टर दैट आप जो केस की नोयत है, जा
केस के जो लॉज हैं क्या वो आपका फैक्ट उसमें रिलाई कर रहा है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ऑनेस्ट टू प्रूफ आपके शोल्डर्स के ऊपर है, सिविल केस में, क्रिमिनल केस में, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के ऑनेस्ट टू प्रूफ इसकी ब्रीफ ब्रीफ वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, वो आपके टॉप कॉर्नर के ऊपर उसका लिंक भी आ रहा है, आप वो वीडियो डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। नाजरीन, एक अच्छा वकील वो नहीं होता कि जो यूनिफॉर्म पहन के कोर्ट में आके अपने आप को बतौर वकील रिप्रेजेंट कर रहा हो। कॉम्पिटेंट वकील वो होता है कि जो पार्टी को रिलीफ अनफेयर मीन से नहीं, फेयर मीन से लेके दे रहा हो, और साथ साथ लॉ की हौ नौ रखता हो, जिसकी स्टडी अच्छी हो, जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो, प्लीडिंग्स अच्छी हो जिसकी। और अच्छा वकील, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट। कामयाबी के लिए लाजमी है कि एक प्रॉपर प्रोसेस में बंदा लगे, तभी जाके जो जो सीनियरिटी वाला लेवल होता है गेन होता है। और सीनियर एज से नहीं, आपके एक्सपीरियंस से होता है। एक्सपीरियंस आप विद इन अ 1 ईयर, 2 ईयर और 50 ईयर्स, ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितनी जल्दी इसको गेन करना है। इसी बात के साथ साथ मेरे एक सीनियर के एक वर्ड्स हैं वो मुझे याद आ गए, कि वो कहा करते थे कि बेटा अगर 6 महीने के अंदर आप डाइस के ऊपर खड़े होकर जज के साथ आर्ग्यू नहीं कर पा रहे तो आपको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। और 100% ही वॉज राइट अबाउट दैट कॉन्सेप्ट कि कॉन्फिडेंस, लायर का वो कॉन्फिडेंस होता है कि जो दीगर प्रोफेशंस में नहीं पाया जाता। सो गाइज, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ और यू आर एन एडवोकेट, दैट्स योर मैंडेटरी ड्यूटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ दैट प्रोफेशन। इंशाल्लाह गाइज, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहिएगा पाकिस्तान लायर्स कंपनी के साथ, ताकि हमारा ये चैनल आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल मटेरियल बना के पब्लिक के साथ शेयर करता रहे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।